स्वागत करते हैं अपने नए वीडियो के साथ। और अपने इस YouTube चैनल में सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे। बहुत अच्छा लेसन है, जिसमें आज हम अक्षांश, देशांतर और समय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अधिकतर प्रश्न बराबर ही पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इससे एक कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर। और हमेशा की तरह वीडियो पर, अगर चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए चलिए, और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक भी करिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। देखेंगे अक्षांश, देशांतर और समय के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपना समय विलंब ना करते हुए, और अपने दोस्तों को आप लोग शेयर करें। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, और एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं, पृथ्वी लगभग गोले के समान है, यानी पृथ्वी है, यानी एक अगर देखा जाए तो लगभग एक गोले के समान है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी की विषुवतीय त्रिज्या तथा ध्रुवीय त्रिज्या एक समान नहीं है। यानी विषुवतीय, यानी जैसे यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ का आकार अलग है, अगर हम ध्रुवीय की बात करें तो यहाँ का आकार अलग है। यानी दोनों की त्रिज्या में, यानी विषुवतीय त्रिज्या और ध्रुवीय त्रिज्या में अंतर है, एक समान नहीं है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना या घूर्णन विषुवत वृत्त पर उभार पैदा करता है। इसलिए वास्तविक आकार एक लघ्वच्छ गोलाभ के समान प्रतीत होता है। पृथ्वी के इस आकार के कारण धरातलीय लक्षणों की अवस्थिति को जानने में कुछ कठिनाई होती है, और क्योंकि इस पर अन्य बिंदुओं की सापेक्ष स्थिति को मापने के लिए कोई संदर्भ बिंदु उपस्थित कोई भी बिंदुओं को सापेक्ष स्थिति में माप ले, कोई संदर्भ बिंदु जो है वो उपस्थित नहीं है। इसलिए विभिन्न स्थानों की स्थिति को जानने के लिए हम एक ग्लोब या मानचित्र पर एक काल्पनिक रेखाओं का जाल बनाया जाता है, और उसके माध्यम से हम इनको मापन को देखते हैं। तो देखते हैं कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर जो पश्चिम से पूर्व, यानी अगर पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। कैसे करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, और दो प्राकृतिक संदर्भ बिंदु प्राप्त होते हैं। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। इसके बाद देखते हैं कि जो उत्तरी ध्रुव, यानी जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी पृथ्वी पर कितने ध्रुव हैं। जैसा कि मेरा ये जैसी पृथ्वी है, तो इसको हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे, और ये दक्षिणी ध्रुव कहेंगे इसको हम। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, और ये भौगोलिक ग्रिड, यानी जियोग्राफिकल ग्रिड को आधार प्रदान करते हैं। यानी जो हमारे ध्रुवीय हैं, जो ध्रुव हैं, वो दो हैं, जैसे एक उत्तरी और एक दक्षिणी। ये भौगोलिक जो ग्रिड है उसको क्या करते हैं, एक बेस यानी आधार प्रदान करते हैं, और प्रतिच्छेदी रेखाओं के जाल को भूपृष्ठ पर विभिन्न धरातलीय लक्षणों की स्थिति को निश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को हम लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे, और जिसको पॉइंट जितने भी रहेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे।
प्रतिच्छेदी रेखाओं के जाल को भूपृष्ठ पर विभिन्न धरातलीय लक्षणों की स्थिति को निश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यानी इनका क्या है, एक निश्चित उद्देश्य है और उसके माध्यम से ये बनाया गया है। आगे देखते हैं कि ग्रिड में दो प्रकार की रेखाएं हैं। यानी ग्रिड में कितने प्रकार की रेखाएं हैं? दो प्रकार की रेखाएं हैं। ग्रिड में दो प्रकार की जो रेखाएं हैं, यानी ग्रिड में दो प्रकार की रेखाएं हैं, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर, जिसे अक्षांश जिसे जो है अक्षांश समानांतर और दिशांतरी यामोत्तर के नाम से जानते हैं। यानी जो ग्रिड है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी इस वजह से।
तो हम वहीं पुनः स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यानी जो ग्रिड है उसमें दो प्रकार की रेखा है, एक क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर, जिसे हम अक्षांश, समानांतर तथा दिशांतरी यामोत्तर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले देखें कि क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे के समांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई हैं। जैसा कि ये हमारा ग्लोब हुआ, एक डेमो के रूप में है, यानी क्षैतिज रेखाएं जो है किस रूप में कि एक क्षैतिज रेखा एक दूसरे के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। तो ये हमारी, जैसे ये हमारा पूर्व हुआ और ये पश्चिम की ओर खींची गई है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, यानी क्षैतिज रेखा एक दूसरे के समांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई है। आज नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, अगर ये आपको लाइव ना मिल पाए तो आप हमारी ऑफलाइन क्लास देख सकते हैं, उसमें आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे संपर्क टूटता है तो आप लोग याद रखें, कल आप हमारी ऑफलाइन क्लास में इसको देख सकते हैं। यानी यूट्यूब पर ये वीडियो आपको अपलोड मिलेगा, उसमें हम लोग पढ़ सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें समय ज़्यादा हो रहा है। तो क्षैतिज रेखा एक दूसरे के समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई हैं। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के मध्य खींची गई रेखा को विषुवत वृत्त कहा जाता है। चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम अधिक आ रही है, इस वजह से सभी लोग लाइव अगर क्लास नहीं मिल रही तो परेशान मत आइए। देखते हैं कि यह सबसे बड़ा जो व्रत है, यानी उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के मध्य खींची गई रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, लेकिन आज नेटवर्क इतना प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए फिर से देख लेते हैं। क्षैतिज रेखा एक दूसरे के समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई है। ये जो क्षैतिज रेखा है, जैसे कि हमारा ये नॉर्थ हुआ, ये हमारा साउथ हो जाएगा, ये हमारा ईस्ट हो जाएगा और ये हमारा वेस्ट हो जाएगा। अर्थात ये हमारा पूरब हुआ,
ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ और ये पश्चिम हुआ। तो जो क्षैतिज रेखा है वो एक दूसरे के समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती है, यानी इधर पूर्व से और पश्चिम की ओर खींची जाती है ये। तो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के मध्य खींची गई रेखाएं को विषुवत वृत्त कहते हैं। यानी जो हमारा ऊपर का जैसे हुआ तो वो उत्तरी ध्रुव हुआ, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव, यानी जो इसके बीच की रेखा होती है ये, इसे हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं। यह सबसे बड़ा वृत्त, यानी जो यह है, यह सबसे बड़ा वृत्त है तथा यह ग्लोब पर दो बराबर भागों में बांटता है। ये मैंने जैसे बताया कि ये बीचों बीच में होता है और ये दो बराबर भागों में बांटता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बृहत वृत्त भी कहते हैं। अन्य सभी समानांतर रेखाएं जो है विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ने से आनुपातिक रूप में आकार में छोटी होती जाती है। यानी जैसे जैसे ये विषुवत वृत्त से, फिर से बताते हैं इसको, जैसे माना कि ये हमारा पृथ्वी हुआ और इसके जो बीचों बीच से जो ये हमारी विषुवत वृत्त है, इसके जैसे ही हम उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव में चलेंगे तो इसमें क्या है, जो खींची गई रेखा है वो क्या होगी, एक अनुपातिक रूप में आकार में छोटी होती जाती है। अतः पृथ्वी को दो असमान भागों में बांटती है। यानी पृथ्वी को जो है दो असमान भागों में दो असमान भागों में बांटते हैं। यानी ये पृथ्वी को दो असमान भागों में बांटते हैं जिन्हें हम लघु वृत्त भी कहा जाता है। फिर से समझिए कि जो अन्य सभी समानांतर जो रेखाएं हैं विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ने से आनुपातिक रूप में आकार में क्या हो जाती है, एक छोटी हो जाती हैं और तथा ये पृथ्वी के दो समान भागों में बांटती हैं, सॉरी, दो असमान भागों में बांटती हैं जिन्हें हम लघु वृत्त भी कहते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची इन काल्पनिक रेखाओं को हम सामान्यतः अक्षांश समानांतर कहते हैं। यानी जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं, जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, उनको हम क्या किस नाम से जानते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखाओं को हम एक सामान्यतः क्या कहेंगे, अक्षांश समांतर रेखा के रूप में जानते हैं। आज नेटवर्क की ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से आपका वीडियो जो है स्लो, समय थोड़ा, तो आप लोग थोड़ा स्किप करके भी आगे बढ़ा सकते हैं। देखते हैं अगर ये अब लाइव अगर चल जाता है तो ठीक है, अन्यथा आप लोगों को ऑफलाइन ही क्लास रहेगी।
चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम यहाँ बता रहे थे कि काल्पनिक रेखाएं जो समानता यानी जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उन्हें हम एक अक्षांश रेखाओं के रूप में जानते हैं। अक्षांश समानांतर रूप के रूप में जानते हैं। अब बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर जाने वाली यानी जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली लंबवत रेखाएं यानी जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं इनको अगर हम देखें यानी इस रूप में उत्तर से दक्षिण के रूप में जो रेखाएं खींची जाने वाली होती उनको हम यानी जो लंबवत रेखाएं होती हैं जो दोनों ध्रुवों को जोड़ती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, देशांतरी यामोत्तर के नाम से जानते हैं। यानी जो नॉर्थ से साउथ की ओर जो लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं, खड़ी रेखाएं खींची जाती हैं, उनको हम देशांतरी यामोत्तर के नाम से जानते हैं। और जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? उनको हम जानते हैं अक्षांश समानांतर रेखाओं के नाम से। विषुवत वृत्त पर इन रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। यानी विषुवत वृत्त पर इन रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? सबसे अधिक होती है। प्रत्येक ध्रुव पर एक बिंदु मिल जाती है। यानी इस प्रकार से ग्लोब होता है। जैसे देखिए मैं बताऊं कि जैसे माना कि हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर ये हमारा विषुवत है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर खिंचा हुआ होता है। इसके बाद यहाँ से इस रूप में रेखाएं जो हैं वो खींची जाती हैं जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? देशांतर नाम से जानते हैं। यानी इस रूप में ये रेखाएं जो है खींची जाती हैं, इनको हम देशांतर के नाम से जानते हैं जो कि एक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। समझ में आ गया होगा। आगे करते हैं कि इनकी जो रेखाएं हैं देशांतर वो ध्रुवी पर मिल जाती है, एक बिंदु पर जाकर मिल जाती है। अब हम बात करते हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को सामान्यतः भौगोलिक निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट कहा जाता है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को हम किस नाम से जानते हैं? उनको हम जानते हैं भौगोलिक निर्देशांक के नाम से यानी कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं उनको अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। और जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर और लंबवत रूप में खींची जाती हैं उनको हम देशांतर रेखाओं के रूप में जानते हैं। क्योंकि ये रेखाओं का जाल एक तंत्र बनाती है। यानी अक्षांश एवं देशांतर जो रेखाएं हैं उनको हम भौगोलिक निर्देशांक के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्योंकि ये रेखाओं के जाल का एक तंत्र बनाती हैं जिस पर हम धरातल के विभिन्न लक्षणों की स्थिति को प्रदर्शित कर सकते हैं। इन निर्देशांकों की सहायता से विभिन्न बिंदुओं की अवस्थिति, दूरी तथा दिशा को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। यानी इससे क्या है? दूरी और दिशा को एक आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। यद्यपि ग्लोब पर अनंत समानांतर यामोत्तर रेखाएं खींची जा सकती हैं, उनमें से कुछ चुनी हुई रेखाएं ही मानचित्र पर खींची जाती हैं। अक्षांशों एवं देशांतरों को डिग्री या अंश में मापते हैं। यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हम किस नाम रूप में मापते हैं? डिग्री या अंश के रूप में मापते हैं क्योंकि ये कोणीय दूरी को प्रदर्शित करते हैं। डिग्री या अंश में क्यों मापते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? कोणीय दूरी को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक डिग्री को 60 मिनट यानी जो एक डिग्री होती है प्रत्येक डिग्री को हम 60 मिनट में एवं प्रत्येक मिनट को 60 सेकंड में विभाजित किया जाता है। प्लीज वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो चल रहा है।
तो जितने भी लोग हैं अभी लाइव जुड़ जाइए और हम इस इंपॉर्टेंट लेसन को पढ़ते हुए चलेंगे। तो डिग्री, प्रत्येक डिग्री को हम 60 मिनट में एवं प्रत्येक मिनट को 60 सेकंड में विभाजित किया जाता है। यानी डिग्री को हम किस में करते हैं, 60 मिनट में, एवं प्रत्येक मिनट को कितने में करते हैं, 60 सेकंड में। तो मिनट का चिन्ह मेरा क्या होता है, ये हमारा मिनट का चिन्ह है और ये हमारा अंश या डिग्री का चिन्ह है। तो जो डिग्री को अगर बात करें तो उसको हम 60 मिनट के रूप में मानेंगे और प्रत्येक जो मिनट है उसको हम किसमें मानेंगे, 60 सेकंड में विभाजित समझेंगे। चलिए आगे बात करते हैं शब्दावली। शब्दावली में देखेंगे अक्षांश समानांतर क्या होता है। यह विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी को, फिर से समझते हैं, यह विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी को हम डिग्री, मिनट तथा सेकंड में व्यक्त करते हैं और अक्षांश रेखाओं को प्रायः समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। यानी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं जो कि किससे, पूर्व से पश्चिम की ओर जो खिंची हुई होती हैं उनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं, उनको हम समानांतर रेखाओं के रूप में भी जानते हैं। अब बात करते हैं देशांतर यामोत्तर। देशांतर यामोत्तर क्या होता है, यह प्रधान यामोत्तर यानी ग्रीनविच के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी बिंदु की कोणीय स्थिति को डिग्री या मिनट या सेकंड में व्यक्त किया जाता है और देशांतर रेखाओं को प्रायः यामोत्तर रेखाएं भी कहा जाता है। यानी जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची होती हैं उनको हम ये देशांतर यामोत्तर के नाम से भी जान सकते हैं। अब बात करते हैं अक्षांश समानांतर। भूपृष्ठ पर किसी स्थान का अक्षांश उस स्थान की वह कोणीय दूरी है जो विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण यामोत्तर पर पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। यानी भूपृष्ठ पर किसी स्थान का अक्षांश वह स्थान की वह कोणीय दूरी है जो विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण यामोत्तर पर पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। एक ही अक्षांश पर स्थित दोनों को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो समानांतर रेखाएं कहलाती हैं और समानांतर जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, अक्षांश रेखाओं के नाम से भी जान सकते हैं। अब बात करते हैं विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त का मान जो है वो 0 डिग्री एवं ध्रुवों के अक्षांश में 90 अंश या 90 डिग्री उत्तरी एवं 90 अंश दक्षिणी है, जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं। देखिए ये जो हमारा है ये एक अक्षांश समानांतर के रूप में है जो कि मैंने जैसा कि बताया है कि पूर्व से जो पश्चिम की ओर खींची जाती हैं वो ये हमारी विषुवत वृत्त है जो कि 0, जैसा कि मैंने यहाँ बताया 0 डिग्री होती है। इसके जैसे ही हम ऊपर या नीचे चलेंगे तो हमारा 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव होता है। जैसा कि मैंने इस रूप में दिशाओं का आकलन भी कर सकते हैं, जैसा कि हमारा इधर जो है पूर्व है, इधर उत्तर है और इधर दक्षिण है और इधर हमारा पश्चिम है। इस रूप में हम देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यदि अक्षांश समानांतरों को एक अंश के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 89 अक्षांश समानांतर होंगे। यानी अगर हम देखें कि अक्षांश समांतरों को एक अंश के, यानी एक अंश के अगर अंतराल में अगर हम खींचें तो हमारे उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में कितने अंश होंगे, 89 अंश होंगे। अब 89 अंश क्यों होंगे, इसका कारण क्या है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि इसमें कि यदि अक्षांश समांतरों को एक अंतराल पर खींचते हैं, जैसे कि मेरा ये विषुवती हो गया तो यहाँ से इसको अगर मिला के करते हैं तो 90 होता है, लेकिन अगर हम यहाँ से फिर एक अक्षांश करें तो इस प्रकार से हमारा कितना होगा, 80
9 होगा। 80 अक्षांश समानांतर होगा क्योंकि एक हम इसको खींच चुके, इसको काउंट नहीं करते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समानांतरों की कुल संख्या 179 होगी। अब 179 क्यों होगी, मैं भी आपको पता होगा, क्योंकि मैंने बताया कि 90 और 90 यानी 90 अंश उत्तरी और 90 अंश दक्षिणी, तो हमारा कितना हुआ 90 प्लस 90 कितना हो रहा 180 हो रहा, कितना हो रहा 180 होना चाहिए। लेकिन वट 179 क्यों, क्योंकि ये एक विषुवतीय ध्रुव है तो इसको -1 करेंगे, इस वजह से हमारा 179 होगा। कितना होगा 179 होगा। आपको समझ में आ चुका होगा। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समानांतरों की कुल संख्या कितनी होगी 179, यानी विषुवत वृत्त को लेकर यानी इसको अगर लेकर अगर हम चलें तो कुल समानांतर कुल संख्या कितनी होगी 179 होगी। किसी स्थान की अवस्थिति विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में होने के आधार पर अक्षांशों के मान के साथ उत्तरी या दक्षिणी साउथ लिखते हैं। यानी जब अगर साउथ में करेंगे तो 90 एन एस हो जाएगा और ऊपर करेंगे तो 90 एन एन हो जाएगा। यदि पृथ्वी बिल्कुल गोल होती, यानी जब पृथ्वी क्या है, यदि पृथ्वी बिल्कुल गोल होती तो एक अंश अक्षांश यानी आमोत्तर का 1 डिग्री चाप एक स्थिरांक होता। क्या होता, एक स्थिरांक होता, अर्थात पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर इसका मान कितना 111 किलोमीटर होता है। कब, जब ये बिल्कुल ही गोल होती तब। यह लंबाई विषुवत वृत्त पर सभी देशांतर रेखाओं की 1 डिग्री के लगभग समान है, लेकिन विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर यानी जब विषुवत वृत्त से यानी इधर से हम जब ध्रुवों की ओर चलते हैं तो यानी पृथ्वी के प्रत्येक स्थान का मान कितना है 111 किलोमीटर होता है। यह लंबाई विषुवत वृत्त पर सभी देशांतर रेखाओं के 1 डिग्री के लगभग समान है, लेकिन विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर अक्षांशों की लंबाई में कुछ परिवर्तन आता है। विषुवत वृत्त पर यह लंबाई जो है वो 110.6 किलोमीटर, यानी अगर हम विषुवत वृत्त पर देखें, विषुवत वृत्त का मतलब है यहाँ, अगर यहाँ देखें तो हमारा कितना है 110.6 किलोमीटर इसकी दूरी है। और जबकि ध्रुवों पर अगर हम जाएं तो वहां पर हमारी कितनी है 111.7 किलोमीटर, ध्रुवों पर कितनी है 111.7 किलोमीटर और विषुवत वृत्त पर कितनी है 110.6 किलोमीटर। यानी किसी स्थान का अक्षांश जो है सूर्य की तुगंगता या ध्रुव तारे की सहायता से निर्धारित किया जा सकता है। इतना ही बहुत पैराग्राफ इंपॉर्टेंट था जो कि समझ में आ चुका होगा आपको। अब बात करते हैं अक्षांश समानांतर बनना। अक्षांश समानांतर कैसे खींचा जाता है, एक वृत्त बनाए यानी जैसा कि ये वृत्त बना और तथा केंद्र में एक क्षैतिज रेखा खींचकर, यानी एक केंद्र हमारा हो गया, खींचकर इसे 2 बराबर भागों में बांटे। यह रेखा विषुवत वृत्त को दर्शाती है। इसमें ये कौन सी हो जाएगी विषुवत वृत्त हो जाएगी। इस वृत्त पर चांदा प्रोटेक्टर की सहायता से इस तरह से रखें कि चांदा 0 एवं 180 अंश की रेखा कागज बनाए वृत्त की खींची की रेखा कागज पर बना है। किस पर बना है, कागज। जैसा कि ये हम हमारा समझ में आ रहा होगा, आपने देखा कि ये जो है क्या है हमारी विषुवत वृत्त है। क्या है, विषुवत वृत्त है। अब यहाँ से हमने देखा कि एक हमने चांदे की प्रकार से एक 180 अंश के रूप में हमने एक वृत्त के माध्य से खींची रेखा मिल जाए। अब 20 डिग्री दक्षिण यानी 20 डिग्री क्या हुआ, एक दक्षिण और एक दक्षिण का कोण बनाते हुए
पूर्व एवं पश्चिम में 2 बिंदु लगाए, जैसा कि चित्र 2 में इसमें हम देख सकते हैं। कोण की दोनों भुजाएं जो है वृत्त की 2 बिंदुओं को काटती हैं और विषुवत वृत्त के समानांतर रेखा खींचते हुए इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। यह 20 डिग्री दक्षिणी एस होगा, यानी दक्षिणी का मतलब साउथ होगा। अब बात करते हैं देशांतर यामोत्तर की रेखा। अभी तक हमने पढ़ा था अक्षांश, जो कि एक एक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम देशांतर में पढ़ेंगे। तो देशांतर मैंने बताया था कि उत्तर से जो दक्षिण की ओर रहती है वो देशांतर रेखाएं होती हैं। पूर्ण वृत्त बनाने वाली अक्षांश रेखाओं के विपरीत अर्धगोलाकार देशांतरी यामोत्तर ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं, जैसा कि हमें यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। अगर आमने सामने के यामोत्तरों को एक साथ मिला दिया जाए तो ये पूर्ण वृत्त बन जाते हैं, लेकिन इनकी गणना जो है वो 2 अलग अलग यामोत्तर के रूप में की जाती है। ये यामोत्तर विषुवत वृत्त के समकोण पर काटते हैं। ये यामोत्तर जो है विषुवत वृत्त पर क्या है, एक समकोण काटते हैं और अक्षांश समानांतर के विपरीत इनकी लंबाई कैसी होती है, एक समान होती है। यानी इनकी जो लंबाई है कहाँ पर, अक्षांश समानांतर के विपरीत इसकी लंबाई समान होती है। सुविधाजनक गणना के लिए ग्रीनिच वेधशाला यानी लंदन के निकट, यानी ग्रीनविच जो वेधशाला है वो कहाँ पर है, लंदन के निकट से गुजरने वाली जो एक देशांतरी यामोत्तर को हम एक अंतरराष्ट्रीय समझौते के द्वारा प्रमुख यामोत्तर माना गया है। यानी एक देशांतरी यामोत्तर को अंतरराष्ट्रीय समझौते के द्वारा प्रमुख यामोत्तर माना गया, कहाँ पर, ग्रीनविच वेधशाला जो कि लंदन के निकट है। तथा इसे 0 डिग्री का मान दिया गया। कितना दिया गया, 0 डिग्री का मान दिया गया है। किसी स्थान का देशांतर उस स्थान के प्रमुख यामोत्तर के पूर्व या पश्चिम में उस स्थान की कोणीय दूरी होती है। यानी जो ये यामोत्तर रेखा है इसका वैसे मान जो है, अगर हम यहाँ से देखें तो वो ग्रीनविच वेधशाला के निकट क्या माना गया, इसका 0 मान दिया गया है। किसी स्थान का देशांतर उस स्थान के प्रमुख यामोत्तर के पूर्व या पश्चिम में उस स्थान की कोणीय दूरी होती है। इस डिग्री में इसे क्या है, एक डिग्री में मापा जाता है, जो कि देशांतरों का मान जो है प्रमुख यामोत्तर से पूर्व तथा पश्चिम में 0 से 180 तक होता है। यानी देशांतरों का जो मान है प्रमुख यामोत्तर से लेकर के पूर्व तथा पश्चिम में 0 से 180 अंश तक होता है। पृथ्वी का वह भाग जो प्रमुख यामोत्तर के पूर्व में है, यानी पृथ्वी का वह भाग जो यामोत्तर के पूर्व में है उसे हम पूर्वी गोलार्ध, जैसा कि ये हमारी जैसे बीचों बीच होती है तो इस ओर की हम क्या कहेंगे, पूर्वी गोलार्ध, और इस ओर को हम क्या कहेंगे, पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं देशांतरी यामोत्तर बनाना। यानी देशांतर रेखाएं जो है एक वृत्त बनाइए, उसमें उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। इसकी परिधि विषुवत वृत्त को प्रदर्शित करेगी। वृत्त के केंद्र अर्थात उत्तरी ध्रुव की एक लंबवत सीधी रेखा खींचे और यह उत्तरी ध्रुव पर मिलाने से 0 एवं 180 यामोत्तर को प्रदर्शित करती है। जब आप मानचित्र देखते हैं तो पूर्व दिशा में आपके दाहिनी ओर पश्चिम तथा बाईं ओर होती है, किंतु एक यामोत्तर खींचने के लिए मान लें कि आप उत्तरी ध्रुव पर हैं तो यानी इसमें हम देख सकते हैं इस अवस्था में पूर्व पश्चिम के सापेक्ष दिशाएं उलट जाती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं तो आपके बाईं ओर पूर्व एवं दाहिनी ओर पश्चिम दिशा होगी के अनुसार 45 डिग्री पूर्व ईस्ट और 45 डिग्री पश्चिम यामोत्तर खींचे। इसके लिए आप एक चांदा लंबवत रेखा के साथ 0 से 180 यामोत्तर को मिलाते हुए दोनों तरफ 45 डिग्री, यानी ये देखिए 45 डिग्री है, माप खींचें और आपके बाईं एवं दाहिनी ओर 45 पूर्वी और 45 पश्चिमी यामोत्तर को दर्शाएगा। चित्र पृथ्वी का ऊपर प्रदर्शित करता है और दिखाई देता है। अब हम देखते हैं इसमें कुछ अक्षांश देशांतर और देशांतर यामोत्तर में
एक अंतर समझ लेते हैं। अक्षांश विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। यानी अक्षांश क्या है? विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी को मापते हैं जिसे हम डिग्री में मापा जाता है। और देशांतर क्या होता है? देशांतर विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। इसे ग्रीनविच के पूर्व या पश्चिम से 0 से 180 तक मापा जाता है। सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समानांतर होते हैं। देशांतर के सभी यमोत्तर जो है ध्रुवों पर मिलते हैं। गिलों पर अक्षांश समांतर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं और सभी यमोत्तर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुवों से गुजरते हैं। दो अक्षांशों के बीच, यानी जब दो अक्षांश होते हैं 1 2 के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। यानी जो पूरब से पश्चिम की ओर जो दिशा में खींची जाती है, इनके बीच में कितनी दूरी होती है? 111 किलोमीटर होती है। लेकिन जो यामोत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम होती है, यानी 111.3 किलोमीटर, तथा ध्रुवों पर न्यूनतम जो है वो 0 किलोमीटर होती है। मध्य में अर्थात 45 डिग्री अक्षांश पर यह 79 किलोमीटर होती है। समझ में आया कि यमोत्तर की दूरी जो है विषुवत वृत्त पर अधिकतम 113 किलोमीटर, सॉरी 111.3 किलोमीटर। 0 अक्षांश को विषुवत वृत्त एवं 90 अक्षांश को ध्रुव अंश कहा जाता है। देशांतर 360 अंश का होता है जो कि प्रमुख यमोत्तर से पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 अंश में बटे होते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर अक्षांशों का उपयोग तापमंडलों के निर्धारण में होता है, जैसे 0 से 23.5 अंश उत्तरी तथा दक्षिण उष्णकटिबंधीय 23.5 अंश से 66.5 तथा शीतोष्ण कटिबंध तथा 66 से 90 अंश तक शीत कटिबंध होता है। यानी इसमें क्या है? कटिबंध बांधे जाते हैं। अगर 0 से हम 23.5 डिग्री तक देखें तो उसे हम उत्तर या दक्षिणी कटिबंध कहेंगे, जिसे हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। 23.5 से अगर 66.5 देखें तो उसे हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानेंगे। और 66 से ध्रुवों की ओर चलेंगे क्योंकि वह ठंडा होता है तो उसे हम शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। देशांतरों के उपयोग प्रमुख यमोत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित करने में किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं देशांतर एवं समय। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्या करती है? एक पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यही कारण है कि पूर्व में सूर्योदय एवं पश्चिम में सूर्यास्त होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई 360 डिग्री देशांतर अर्थात एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। कितना करती है? 180 अंश देशांतर, सॉरी 308 जो घूम करके एक चक्कर जो है लगभग कितने घंटे में पूरा करती है? 24 घंटे में पूरा करती है। चूंकि 180 अंश यानी 180 अंश डिग्री या 180 डिग्री देशांतर प्रमुख यामोत्तर के पूर्व पश्चिम दोनों ओर स्थित है, इसलिए सूर्य पूर्व से पश्चिमी गोलार्ध में जाने पर 12 घंटे का समय लेता है। यानी यह पूर्व में जाने के लिए कितना? 12 घंटे का समय लेता है। इस प्रकार सूर्य जो है पूर्व से पश्चिम, देखिए पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन इस प्रकार सूर्य जो है पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में 15 अंश या 15 डिग्री देशांतर या प्रति 4 मिनट में एक देशांतर को पार करता हुआ दिखाई देता है। यानी सूर्य जो है अगर हम देखें तो एक घंटे में 15 अंश या डिग्री या 4 मिनट में कितना चलता है? 1 डिग्री यानी एक देशांतर को पार करता है। कौन? सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर। जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, यानी जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तब समय बढ़ता है। यानी हम क्या करते हैं? जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर अगर चलें तो क्या करेंगे? तब हमारा समय बढ़ता है। और जब हम पश्चिम की ओर बढ़ते हुए तब समय घटता है। फिर से समझते हैं। जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर, माना कि ये हमारा जो है
और ये हमारा पश्चिम, ये पूर्व। जब हम इधर से इधर को जाएंगे तो हमारा क्या होगा, तब हमारा समय बढ़ता है। लेकिन तथा जब हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, यानी जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा क्या होता है, समय घटता है। किसी क्षेत्र के स्थानीय समय का निर्धारण हम प्रमुख यामोत्तर पर होने वाले समय के सापेक्ष किया जाता है। अगर हम देखें तो एक उदाहरण देखते हैं कि जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हो, यानी फिर से एक एक पॉइंट हम बता देते हैं, महत्वपूर्ण रहेगा। जब हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो समय बढ़ेगा, ध्यान रखिए, और जब हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो समय घटता है, बस इतना याद रखिए। जब ग्रीनविच पर, यानी यहाँ पर माना कि ये ग्रीनविच है जो कि लंदन के पास मैंने बताया था, यहाँ पर 12 बजे है, तथा 90 अंश पूर्व देशांतर, 90 अंश का मतलब पूर्वी देशांतर इधर चलेंगे, तो पूर्वी देशांतर पर स्थित एक थिम्पू भूटान का स्थानीय समय क्या होगा, बहुत महत्वपूर्ण बताया उन्होंने। तो प्रमुख यामोत्तर के पूर्व में प्रति एक देशांतर पर समय 4 मिनट की दर से बढ़ता है, कितना, 4 मिनट की। ग्रीनिच थिम्पू के बीच का अंतर कितना है, जैसा कि बताया 90 देशांतर, तो समय का कुल अंतर कितना हुआ, 90 गुणे 4, यानी 360 मिनट। जब 360 मिनट हमारा हुआ तो 360 में 60 का भाग दे देंगे तो कितना हो गया हमारा, 6 घंटा। अर्थात थिम्पू का स्थानीय समय जो है ग्रीनविच से 6 घंटे आगे, आगे का मतलब है किधर बताया था, पूर्व। जब हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो क्या बताया था मैंने, समय बढ़ता है, तो 6 घंटे आगे, यानी 6 बजा होगा, कितना बजा होगा, 6 बजा होगा। क्योंकि जब हमारी जो ग्रीनविच होती है वहाँ हम कितना मानते हैं, वहाँ 12 मानते हैं। और जब हम, एक मिनट, यानी मान के चलिए हमारी घड़ी है, यहाँ हमारा 12 बज रहा है, कितना बज रहा है, 12, यहाँ कितना बज रहा है, 6 बज रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम इधर पूर्व की ओर चलेंगे, तो जब पूर्व की ओर चलेंगे तो प्लस होगा, यानी 1 2 3 4 5 6। अगर हम इधर चलेंगे तो ये माइनस में चलेगा, कितना, माइनस में जाएगा, यानी 1 2 3 4 माइनस में ये हमारा जाएगा। चलिए उसी को हम दूसरे रूप में देखेंगे। जब हम ग्रीनविच पर कितना, 12 बजे हो, तो 90 अंश पश्चिमी, इधर कितना हो गया, 90 अंश पश्चिमी देशांतर पर स्थित न्यू ऑरलियंस, यानी अक्टूबर 2005 में कैटरीना तूफान से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला जो क्षेत्र का स्थानीय समय क्या होगा। तो मैंने बताया कि जब एक देशांतर में समय कितना चलते हैं, 4 मिनट होते हैं, तो जब हम कितना चले, 90 देशांतर यानी 360, तो 360 यानी 6 घंटा, तो न्यू ऑरलियंस के स्थानीय समय से 6 घंटा कम, यानी पूर्वाह्न के 6 बजे होंगे, कितने, पूर्वाह्न के 6 बजे होंगे, यानी यहाँ से हम माइनस चलेंगे। तो इस प्रकार से विश्व की किसी भी स्थान का समय हम ज्ञात कर सकते हैं। बस इतना रखें कि जब हम पूर्व की ओर चलेंगे तो प्लस में जाएगा, जब हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो वो हमारा माइनस में जाएगा। किसी देश की सीमाओं के भीतर यथासंभव समय में एकरूपता बनाए रखने के लिए उस देश के केंद्रीय यामोत्तर को उस देश का मानक यामोत्तर माना जाता है। तो और इतना ध्यान रखेंगे, जो ग्रीनविच होता है वहां पर हम कितना मानते हैं, वहां 12 बजे होते हैं। उसके स्थानीय समय को हम देश का मानक समय माना जाता है, और मानक यामोत्तर का चुनाव इस तरह किया जाता है कि 150 या 7 डिग्री 30 मिनट द्वारा विभाजित हो, ताकि मानक समय ग्रीनविच मध्य समय के अंतर को एक या आधे घंटे के गुणक के रूप में बताया जा सके। भारत के मानक समय का निर्धारण कितना है, यानी भारत में अगर बात करें तो 82.5 यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी ईस्ट से किया जाता है, जो कि कहाँ पर है, मिर्जापुर से गुजरती हुई भारतीय मानक समय, जिसे हम IST यानी ग्रीनिच मीडियन टाइम के रूप में जानते हैं, जो कि GMT से यानी ग्रीनविच मीडियन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। आगे क्यों है 5.5 घंटे, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया 82.5, तो 82.5 का मतलब होता है कि एक अंश में 4 होता है, 4 मिनट होता है ना, 4 मिनट, तो 82 अंश का कितना हो गया हमारा,
वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद 30 मिनट यानी हाफ कर देंगे, तो हमारा 30 मिनट हो गया। तो इसके बाद यानी अगर हम देखें तो मिनट बनाते हैं तो 4 दूनी यानी 82 में हम 4 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 4 दूनी 8 यानी, और 8 चौको 32, कितना हो जाएगा, 320। 300 जब हमारे 320 मिनट बने, 320 मिनट को अगर हम घंटा में बदलें तो कितने को, यानी 320 अपॉन कितना, यानी 6 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 घंटे, 6 पंचे 30, कितना हुआ, 6 पंचे 30, और इसके बाद हमारा कितना बचा, 20, 6 18, यानी इस प्रकार से हमारा कितना हो गया, 5.5 घंटे। जैसा कि पूर्व बताया कि पूर्वी ईस्ट में, तो पूर्व जैसा कि मैंने प्लस का समय बताया तो वहां पर प्लस हो जाएगा, इस वजह से 5.5 घंटे आगे हुआ, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। इसी प्रकार विश्व के सभी देश अपनी प्रशासनिक सीमाओं के भीतर एक मानक या मुत्तर तय करके अपने देश के स्थानीय समय का निर्धारण करते हुए पूर्व पश्चिम में अधिक विस्तार वाले देश एक से अधिक मानक या मुत्तर चुन सकते हैं, जैसा कि रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है, यानी विश्व में कितने जोन में, कितने टाइम जोन में विभाजित किया गया, 24 में विभाजित किया गया है। जैसा कि हम इस अगर ग्राफ में देखें तो ये हमारी ग्रीनविच है, ये जो है वो ग्रीनविच है। इसके बाद जब हम पश्चिम की ओर चलेंगे तो माइनस में चलेंगे, पूर्व की ओर चलेंगे तो ये प्लस में चलेंगे। जैसा कि ये हमारा भारत है जो कि यहाँ पर 5-5.5 घंटे आगे है। यहीं अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो ये हमारा 7-7.5 घंटे माइनस चलते हैं, और किससे हम माइनस करेंगे, 12 से माइनस करते हुए चलेंगे, और वहां से हम 1 2 3 4 के रूप में गिनते हुए चलेंगे। चलिए अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, जहां विश्व को, यानी मैंने बताया कि विश्व के टाइम जोन कितने हैं, 24 भागों में बांटा गया है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करते चलिए। थोड़ा सा बचा हुआ, मैंने बहुत अच्छा पूरा वीडियो देखें तो बहुत अच्छा एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने बताया, जो कि आपको अक्षांश और देशांतर और समय में एक भी कोई भी क्वेश्चन कहीं से बने आप भूल नहीं सकते। यानी टाइम जोन कितना मैंने बताया, 24 में विभाजित किया है, वही एक स्थान तो ऐसा होगा जहां ग्रीनिच समय से पूरे दिन का अंतर होगा, यानी जहां ग्रीनविच समय से पूरे दिन का अंतर होगा, अर्थात ऐसा स्थान जहां पृथ्वी पर सचमुच दिन का प्रारंभ होता है। यानी 180 अंश देशांतर रेखा लगभग उसी स्थान पर स्थित है। कहां पर, 180 अंश, यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि को किस रूप में, यानी 180 देशांतर रेखा मान होता है, और यामोत्तर रेखा को क्या मान होता है, 0 अंश होता है, याद रखें इस बात को। जहां से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, इस देशांतर के समय में 0 देशांतर से ठीक 12 घंटे का अंतर होता है, कितना, 12 घंटे का अंतर होता है। चाहे प्रमुख यामोत्तर से पूर्व जाए या पश्चिम, हम जानते हैं कि प्रमुख यामोत्तर के पूर्व में समय बढ़ता है तथा पश्चिम में घटता जाता है, इसलिए जब कोई व्यक्ति प्रमुख यामोत्तर से पूर्व की दिशा की ओर जाता है तो वहां का समय 0 देशांतर से 12 घंटे कम होता है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि क्या होती है, 180 अंश देशांतर के रूप में मानी जाती है, और यामोत्तर 0 मानी जाती है। इसको हम लोग भूले नहीं क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कई बार। पश्चिम दिशा में जाने वाले दूसरे व्यक्ति के लिए समय 12 घंटे अधिक होगा, फिर से समझते हैं। तो वहां का समय जो है 0 डिग्री देशांतर से 12 घंटे कम होगा, कब, जब पश्चिम की ओर जाएंगे। और पश्चिम दिशा में जाने वाले दूसरे व्यक्ति के लिए 12 घंटे अधिक होगा। यानी उदाहरण के अगर लिए देखें तो मंगलवार को पूर्व दिशा में जाने वाले व्यक्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर लेने पर बुधवार का दिन हो जाएगा, यानी जब वो इधर जाएगा तो बुधवार का दिन हो जाएगा जाने वाले व्यक्ति के लिए। अंतरराष्ट्रीय
तिथिका को बुधवार हो जाएगा और इसी प्रकार उसी दिन अपनी यात्रा शुरू करने वाले लेकिन पश्चिम दिशा जाने वाले इधर, वो अगर इधर जा रहा तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को जैसे ही पार करता तो उसका दिन क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, यानी वो सोमवार हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था क्योंकि हमने बहुत अच्छे से आपको एक एक बिंदु को समझाया। अब हम देख भी सकते हैं और इन प्रश्नों को हम समझ भी सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा रिपीट कर दें। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का मानक कितना है, 180 अंश है। अगर यामोत्तर का पूछा जाए तो 0 डिग्री हो है। टाइम जोन कितने हैं, 24 भाग होते हैं, यानी 24 टाइम जोन में बांटा गया है। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं जो है वो किधर चलती हैं, तो जैसे हमारा पृथ्वी है तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर अक्षांश रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं 0 से यानी उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं। अब वहीं अगर हम देखें तो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो माध्य टाइम अंतर होता है वो 111 किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर याद रखें। और वहीं अगर हम बात करें तो अक्षांश जो समांतर रेखा हैं वो कितनी होती हैं, 179 होती हैं। कितनी होती है, 179 होती हैं। और वैसे अगर ध्रुवों पर देखें तो वो केवल 89 होती हैं। और अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो विषुवत वृत्त पर सबसे ज्यादा उसकी दूरी होती है, वो कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर होती है। इस रूप में हमने इसको बहुत ही अच्छे से और महत्वपूर्ण रूप में पढ़ते हुए चलाए और एक एक बिंदु को मैंने बहुत अच्छे से समझा। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, और एक अंश में कितने 4 मिनट होते हैं। और इस पॉइंट को भी बता देते हैं कि ये अक्षांश समांतरों के एक अंश के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों पर 89 अक्षांश समांतर होंगे, यानी अक्षांशों की संख्या अगर देखें तो टोटल 89 होगी। अगर दोनों साइड उत्तरी और दक्षिणी को अगर टोटल देखा जाए तो 179 होगा। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार से इस लेसन को कंप्लीट किया। प्लीज अगर हमारा चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब रखें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपको डेली ऐसी वीडियो लाते रहेंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेंगे। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे इस वीडियो के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।